हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं एक बार फिर इस नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के अंदर अम्ल, क्षार, लवण। जी हाँ दोस्तों, आज हम अम्ल, क्षार, लवण के टॉपिक इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इनके। और ये यहाँ से हमारे आराम से 1 या 2 क्वेश्चन आराम से बनते हैं एग्ज़ाम में। ख़ास तौर के बात करें आरआरबी जो एग्ज़ाम कराता है, जैसे ग्रुप डी हुआ, वो एनटीपीसी वगैरह जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे रसायन विज्ञान में। तो 5 से 6 क्वेश्चन बनने में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आराम से बनेंगे इस अम्ल सारे टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं अम्ल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम एक एक टॉपिक लेके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल। तो बात करें अम्ल, तो इसकी बात करें तो इसका अगर हम देखें इसका स्वाद कैसे होता है, तो अम्ल का स्वाद होता है कैसे होता है दोस्तों, इसका स्वाद होता है खट्टा। कैसा होता है इसका स्वाद होता है खट्टा। ठीक है दोस्तों, और ये इसकी बात करें जो ये अम्ल होता है, ये पानी में कौन सा हाइड्रोजन मतलब कौन सा आयन रिलीज़ करता है, ये H+ आयन रिलीज़ करता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अम्ल की बात। अगर बात करें क्षार, तो क्षार क्या होता है। क्षार ये स्वाद में कैसा होता है, ये स्वाद में होता है कड़वा। कैसे होता है दोस्तों, ये होता है स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, और ये कौन सा आयन रिलीज़ करता है, ये करता है O- आयन रिलीज़ करता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, एक होती है जो pH स्केल होती है, नाम सुना होगा आपने, जो ये pH स्केल होती है, ये क्या काम में आती है। तो सबसे पहले बात करें तो pH स्केल की खोज किसने की थी। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि pH स्केल की खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी सोर्सन नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी दोस्तों, सोर्सन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, जो pH स्केल होती है, इसका मापन 0 से 14 तक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर एक बीच में यह 7 पे आता है। जिस लवण का pH मान वैल्यू 7 होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उदासीन बोलते हैं। ठीक है, वो 0 से 7 के बीच में जो अंक होते हैं, वहाँ वहाँ पे क्या होता है, वह अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, जिनका pH मान 0 से 7 के बीच में होता है, उनको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अगर जिनका pH मान 7 से 14 होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, अगर हम इस तरफ बढ़े बाई ओर 7 से 0 की तरफ बढ़े, तो यहाँ से क्या होता है, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। क्या दोस्तों, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, अगर हम इस तरफ बढ़े तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है। ठीक है, देखो दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई मान लो जिसका pH मान कितना है, 2 है, और pH एक मान कितना है, 4 है। ठीक है, ये दोनों pH मान है। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ से 7 से 0 की तरफ पढ़ने पर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है, तो 2 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर आएगा, तो इस तरफ अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होने के कारण इसका अम्लीय मान ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। बात करें इस तरफ, तो यहाँ से 7 से 14 की तरफ जाने पर यहाँ पर क्या होता है, क्षारीय सामर्थ्य बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों, क्षारीय सामर्थ्य बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने ये बताया था कि pH मान जिसका 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आता है नमक। नमक का pH का मान कितना होता है, 7 होता है। एक होता है दोस्तों अशुद्ध जल। क्या होता है, अशुद्ध जल होता है। ठीक है दोस्तों, और एक होता है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध जल भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सब का क्या होता है, pH मान कितना होता है दोस्तों, pH मान होता है कितना होता है, 7 होता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अम्ल की बात करें तो अम्ल ये स्वाद में खट्टा होता है, पानी में ये हाइड्रोजन+ आयन रिलीज करता है। ये क्षार स्वाद में कड़वा होता है और OH- आयन रिलीज करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों इस अम्ल और क्षार का पता कैसे लगाते हैं, इसका पता लगाते हैं हम pH स्केल से। ठीक है दोस्तों, तो pH स्केल की खोज किसने की थी, सोर्सन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अब pH स्केल पर 0 से 14 इस पर पैमाना होता है। ठीक है, 0 से 7 तक ये अम्लीय मान दर्शाता है और 7 से 14 क्षारीय मान दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अगर 7 की बात करें तो 7 को क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। उदासीन की बात करें एग्जाम्पल की, तो नमक, अशुद्ध जल। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। 7 से 0 की तरफ जाने पर इसका अम्लीय सामर्थ्य मान बढ़ता है और 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीय मान बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब हम मेन हम जो लवण होते हैं उनके देख लेते हैं pH का मान कितना होता है, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पहले बात करें NaOH की। किसकी बात करें दोस्तों, NaOH। इसकी बात करें तो इसका pH मान कितना होता है दोस्तों, इसका pH मान होता है 14। तो 14 होने के कारण यह क्या हो गया, प्रबल क्षार हो गया। ठीक है दोस्तों,
बात करें दूसरा KOH, इसका मान कितना होता है, pH मान 12.5 से लेके 12.8। ये मैं दो मान क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी किताबों में 12.5 भी लिखा है, 12.6 भी लिखा है, 12.7 और 12.8 भी लिखा है। तो मैंने क्या लिखा है कि KOH का मान 12.5 से लेके 12.8 तक होता है। ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। इसका pH मान कितना होता है, 1 से 1.2 होता है। तो ये क्या हो गया, प्रबल अम्ल हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये प्रबल अम्ल हो गया। और ये क्या हो गया, प्रबल क्षार हो गया। क्या हो गया दोस्तों, प्रबल क्षार हो गया। ठीक है दोस्तों। अब बात करिए जो यूरिन होता है, यूरिन होता है तो यूरिन का pH मान कितना होता है, इसका होता है 6। ठीक है दोस्तों। रुधिर की बात करें तो रुधिर का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों। जो हमारे जो दांत होते हैं या मुंह की बात करें, इसका pH मान कितना होता है, 5.5 होता है। ठीक है दोस्तों। बात करें दूध, तो दूध का pH मान कितना होता है दोस्तों, दूध का pH मान होता है 6.5। ठीक है दोस्तों। और जो हमारे लार या जीभ की बात करें तो इसका pH मान कितना होता है, इसका pH मान होता है दोस्तों 6.8। ठीक है दोस्तों। अब बात करें हमारे दोस्तों जो शराब होती है, इस शराब का pH मान कितना होता है, इसका होता है लगभग 3.5। ठीक है, 3.5 इसका pH मान होता है। ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों जो ये नींबू होता है, क्या होता है, जो नींबू होता है, नींबू का pH मान कितना होता है, लगभग 3 होता है। ठीक है दोस्तों। और जो सिरका होता है, सिरका का भी pH मान कितना होता है, लगभग 3 होता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों टूथपेस्ट की, जो टूथपेस्ट होता है इसका pH मान कितना होता है, इसका pH मान होता है 8 से 9। तो 8 से 9 होने के कारण ये कैसे होता है दोस्तों, ये क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों। जिसका भी pH मान 7 से ज़्यादा है तो उसका pH उसका मतलब क्या हो गया, वो क्षारीय हो गया। ठीक है। जिसका pH मान 7 से कम है तो वो क्या हो गया, वो अम्लीय हो गया। ठीक है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों जो समुद्र पानी होता है, तो समुद्र का पानी होता है उसका pH मान कितना होता है, 8 होता है। वो मैंने पहले बताया था कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल या अशुद्ध जल, ये क्या होता है, उदासीन होता है। तो उदासीन होने के कारण इसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है दोस्तों। और जो समुद्र का पानी होता है उसका pH मान कितना होता है, 8 होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। एक दोस्तों जो वर्षा का पानी होता है, इस वर्षा का पानी का मान pH का मान कितना होता है, इसका होता है 5.6। ठीक है दोस्तों। एक होता है दोस्तों जो अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होती है, इसका pH मान कितना होता है, इसका pH मान होता है कितना होता है दोस्तों, इसका 5.5 होता है। ठीक है दोस्तों, 5.5 से कम ही होता है। ठीक है दोस्तों, ये अम्लीय वर्षा हो गई। ठीक है दोस्तों। ये हो गया जो हमारे मेन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। प्रमुख ये हमने बता दिया कि इनके pH मान कितना होता है। ठीक है दोस्तों। यूरिन का हो गया, रुधिर का हो गया, दांत या मुंह का हो गया, दूध का हो गया, लार या जीभ, शराब, नींबू, सिरका, अम्ल वर्षा, वर्षा पानी, शुद्ध जल या अशुद्ध जल का pH मान 7 हो गया, और समुद्र पानी का 8 और टूथपेस्ट का 8 से 9। ये इसका मतलब क्या हो गया, क्षारीय। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, कौन से अम्ल की बात करने वाले हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। तो हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले इस अम्ल को क्या बोलते हैं, इस अम्ल को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, यानी कि प्रबल अम्ल बोलते हैं, प्रबल अम्ल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। एक बात ये भी ध्यान रखना कि इसका अन्य नाम, इसका एक अन्य नाम भी होता है। इसका अन्य नाम क्या होता है, इसका अन्य नाम होता है म्यूटेरिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों, म्यूटेरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, इसका अन्य नाम क्या है, म्यूटेरिक अम्ल होता है। ठीक है। इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं हम जो बाथरूम होता है, बाथरूम की सफाई के लिए, बाथरूम की सफाई के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और ये हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, ये हमारे शरीर में पाया जाता है एक तो अमाशय, अमाशय या बात करें पेट, ये हमारे अमाशय पेट में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। ये हमारे शरीर में अमाशय के अंदर क्या काम करता है, ये हमारे शरीर के अमाशय में क्या काम करता है, ये काम करता है हमारे शरीर में अम्लता बढ़ाता है। क्या करता है दोस्तों, अम्लता बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों। बात करें और इसका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों को मारता है। हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारता है। क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को मारता है। ठीक है। और जो हमारे शरीर में जो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं, कौन से, पेप्सिन और
रेनिन एंजाइम होते हैं, इनको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। क्या दोस्तों, क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है दोस्तों, एक्टिवेट करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सक्रिय करता है। कौन से एंजाइम को, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब बात करें दोस्तों, इसका एक ही उपयोग और होता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट उपयोग है। ठीक है दोस्तों, इसका जो ये अम्ल होता है, इसका उपयोग होता है एक्वा रेजिया बनाने में, एक्वा रेजिया बनाने में। अब एक्वा रेजिया क्या होता है, एक्वा रेजिया मतलब होता है अम्लराज। क्या होता है, अम्लराज। अब अम्लराज क्या होता है, अम्लराज होता है यानी कि जो जो ये होता है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3, इनका बात करें दोस्तों, जो एक्वारेजिया अम्लराज होता है, अम्लराज का मतलब क्या है, ये बहुत बड़ी बड़ी जो ये सोना होता है उनको गलाने का काम करता है। किन को काम करता है, जैसे अक्रिय धातु। अक्रिय धातु कौन कौन सी है, अक्रिय धातु हो गई हमारे पास AU AG और प्लेटिनम, यानी कि सोना चांदी प्लेटिनम जो ये कठोर धातु होती है उनको गलाने का काम करती है, इसी को कहते हैं अम्लराज। ठीक है दोस्तों, तो जो ये अम्लराज होता है इन गलाने में एक चीज़, एक अम्ल और होता है। तो एक अम्ल कौन सा होता है, एक होता है HNO3, ये होता है नाइट्रिक अम्ल। तो HCl और ये जो होता है ना ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इनका अनुपात, तो इनका अनुपात होता है 1:3, यानी 3:1। HNO3 का अनुपात कितना होता है, 1, और HCl का अनुपात कितना, 1, यानी कि ये दोनों इस अनुपात में काम करते हैं एक और रेजा बनाने में। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, एक और रेजा बनाने में इनका अनुपात क्या होता है, HNO3 HCl का, तो क्या अनुपात होता है, 3:1। 3 अनुपात किसका होता है, HNO3। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वो HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा HCl का काम। ठीक है दोस्तों, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि HCl के बारे में क्या क्या पढ़ा। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल होता है। इसका अन्य नाम क्या होता है, मेटोरिक अम्ल होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, और इसका काम क्या होता है, ये हमारे बाथरूम की सफाई के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे शरीर में अमाशय या पेट में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में अम्ल तक पहुंचाता है और सूक्ष्म जीवों को मारता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, और ये पेप्सिन रेनिन एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट यानी कि सक्रिय करता है। ठीक है दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने बता रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक एग्जाम में पूछे गए हैं, यहाँ से मैं एक एक लिनियर में बता रहा हूँ आपको, एक साथ बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो संभावना है कि अगले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन यहाँ से घूम फिरा के यही क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये एक्वारेजा बनाने में काम आता है। एक्वारेजा क्या होता है, अम्लराज। अम्लराज का मतलब क्या है, ये जो अक्रिय धातु होती है, सोना चांदी प्लेटिनम, इन धातुओं को गलाने का काम करती है। ठीक है, अब एक्वारेजा में इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है, 3:1 होता है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये हो गया हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम हो गया। अब हम बात करने वाले हैं H2SO4। H2SO4 को क्या बोलते हैं दोस्तों, H2SO4 को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, H2SO4। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसको क्या क्या नाम है इनके, अन्य नाम। अन्य नाम क्या क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम अम्लों का राजा। क्या बोलते हैं, अम्लों का राजा। और इसका अन्य नाम क्या है, रसायनों का राजा। क्या दोस्तों, रसायनों का राजा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इनका अन्य नाम। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, एक तो करते हैं अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों, अग्निशामक यंत्रों में। ठीक है, एक इसका उपयोग करते हैं सेलों में भरा जाता है। इसका जो H2SO4 होता है, इसको कहाँ पर भरा जाता है, सेलों में भरा जाता है। जो विद्युत सेल होते हैं उनमें इनको भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब सेलों में कैसे भरा जाता है, जैसे कि देखो सेल में एक तो होता है आसुत जल। क्या होता है, आसुत जल होता है। एक होता है H2SO4, जिसकी हम बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जो आसुत जल होता है इसमें कितना परसेंट होता है, 5% होता है। बाकी कितना होता है, 38% क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सेल में कितना वेटेज रहता है, 38% इसका वेटेज रहता है। ठीक है, वो आसुत जल कितना होता है, 62%। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। एक ये जो H2SO4 होता है, ये अम्ल वर्षा में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अम्ल वर्षा में
पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अम्ल वर्षा में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अब अम्ल वर्षा में कैसे पाया जाता है, देखो जैसे कि जो जल होता है H2 होता है, ये क्या करता है NO2 से संयोग करके क्या बनाता है दोस्तों, ये HNO3 बनाता है। ठीक है, एक जो हमारे यहाँ पृथ्वी पर SO2 होता है, ये भी H2O से संयोग करके क्या बनाता है दोस्तों, ये बनाता है H2SO4। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अम्ल वर्षा। अब अम्ल वर्षा की बात करें तो अम्ल वर्षा में क्या क्या पाया जाता है, एक तो पाया जाता है HNO3 प्लस H2SO4। ठीक है दोस्तों, ये पाया जाता है अम्ल वर्षा में। ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि अम्ल वर्षा में पाए जाने वाले लवण कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो HNO3 है, H2SO4 है। ठीक है दोस्तों, ये कैसे बनते हैं, जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, ये H2O से सेव करके क्या बना देता है, H2SO4 बना देता है। और जो NO2 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये H2O से सेव करके क्या बना देता है, HNO3 बना देता है। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। इसके नेक्स्ट अगले अम्ल के बारे में बात करेंगे HNO3। ठीक है दोस्तों, तो HNO3 H2SO4 क्या होता है, ये अम्ल वर्षा होता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हम इस H2SO4 का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, इसका कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और इस सेलों में कितना पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका ये काम हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे HNO3, किसकी बात करेंगे, नाइट्रिक अम्ल की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात किसकी करेंगे, HNO3। इसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका उपयोग क्या हो गया, एक्वा रेजिया बनाने के लिए। किसका प्रयोग, एक्वा रेजिया बनाने में। ठीक है दोस्तों, अभी हमने बताया था ना HCl के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एक्वा रेजिया बनाने में यानी कि HCl और HNO3 क्या अनुपात होता है दोस्तों, इसका अनुपात कितना होता है, 3:1। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसका एक तो उपयोग हो गया एक्वा रेजिया बनाने में। ठीक है दोस्तों, एक हो गया दोस्तों इसका विस्फोटक पदार्थ बनाने में। एक इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। ठीक है दोस्तों, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होता है, एक होता है TNT। अब TNT क्या होता है, TNT होता है ट्राई नाइट्रोटोलिन। क्या होता है दोस्तों, ट्राई नाइट्रोटोलिन इसका सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी खोज किसने की थी, वैसे इसकी खोज की थी, किसने की थी, जोसेफ बिलियर्ड ने। किसने की थी, जोसेफ बिलियर्ड नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया HNO3 का उपयोग। एक तो क्या क्या उपयोग हो गया, एक तो हो गया एक्वा रेजिया बनाने में, तो दूसरा उपयोग हो गया विस्फोटक पदार्थ बनाने में, जैसे कि TNT मतलब क्या हो गया, ट्राई नाइट्रोटोलिन इसका नाम हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया HNO3। ठीक है दोस्तों, एक होता है दोस्तों नेक्स्ट अम्ल की बात करें, लैक्टिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है दही के अंदर। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, दही के अंदर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, देखो देखो दोस्तों, जो लैक्टोज होता है वो लैक्टोबेसिस बैक्टीरिया के कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये दही के अंदर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों ये ध्यान रखना, जो ये दूध होता है, दूध के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, दूध के अंदर पाया जाता है दोस्तों रेनिन एंजाइम। कौन सा पाया जाता है, रेनिन एंजाइम। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, एंजिन एंजाइम। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर जो प्रोटीन होता है कौन सा पाया जाता है, कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, दूध के अंदर प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, कैसिन प्रोटीन पाया जाता है, और एंजाइम कौन सा पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में कौन चेंज करता है, लैक्टोबेसिस बैक्टीरिया करता है। ये कहाँ पाया जाता है, दही के अंदर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया लैक्टिक अम्ल के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, कौन सा बात करेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें ऑक्जेलिक अम्ल, अब ऑक्जेलिक अम्ल
कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है टमाटर के बीज में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? टमाटर के बीज में पाया जाए, टमाटर के बीज में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम कहाँ पर करते हैं दोस्तों? इसका उपयोग करते हैं जंग का दाग मिटाने में। जंग का दाग मिटाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, जो हमारे जो अंदर ब्लड के अंदर पथरी बनती है, वो पथरी कैसे बनती है? देखो दोस्तों, ब्लड में क्या होता है? हमारे कैल्शियम होता है। इस कैल्शियम से ऑक्जेलिक अम्ल, इस कैल्शियम में ऑक्जेलिक अम्ल रिएक्शन करके क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है। इस कैल्शियम ऑक्जेलेट को हम क्या बोलते हैं? पथरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, जो पथरी बनती है, जो पथरी है कैसे बनती है? इसके ब्लड में जो कैल्शियम पाया जाता है, ब्लड में कैल्शियम और ऑक्जेलिक अम्ल रिएक्शन करके क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है। इस कैल्शियम ऑक्जेलेट को हम क्या बोलते हैं? पथरी ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कैल्शियम ऑक्जेलेट, तो पथरी का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्जेलेट इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें एसिटिक अम्ल। कौन सा दोस्तों? एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ये सिरका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सिरका में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। सिरका में किस अनुपात में पाया जाता है? 95% तो पाया जाता है पानी। क्या पाया जाता है? 95% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। और बाकी जो 5% होता है उसमें कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने में, खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एसिटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर के बीज में पाया जाता है। पथरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट इसका पथरी का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है दोस्तों कार्बोनिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? कार्बोनिक अम्ल। अब कार्बोनिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों पेयजल और जो कोल्ड ड्रिंक होती है उनमें ये पाया जाता है, ये कार्बोनिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, इसका ये इतना ही ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करें जो जो हमारे जो लाल चीटी, आंवला, नींबू, अंगूर, गेहूँ, खून वगैरह होते हैं, इनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? यहाँ से क्योंकि सीधे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार वो दे लेते हैं हम। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करें लाल चीटी, तो लाल चीटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। और बात करें इसको क्या बोलते हैं हम? फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें आंवला या संतरा या अंगूर, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें नींबू, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बात करें गेहूँ में, तो गेहूँ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गेहूँ में पाया जाता है ग्लोनेटिक अम्ल। क्या पाया जाता है? ग्लोनेटिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, बात करें खून, तो खून में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमीनो अम्ल। कौन सा पाया जाता है दोस्तों? अमीनो अम्ल पाया जाता है। बात करें इमली, तो इमली में कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बात करें मक्खन, तो मक्खन में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें सेव, बात करें सेव, तो सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेव में पाया जाता है मेलिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? मेलिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, बात करिए दोस्तों आम, तो आम में कौन सा पाया जाता है? आम में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा दोस्तों? आम में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें चाय, तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिन अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं।
कि गेहूँ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लोनेटिक अम्ल पाया जाता है। खून में अमीनो अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल, सेव में मेलिक अम्ल, आम में एस्कॉर्बिक अम्ल, चाय में टैनिन अम्ल। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों हमने ये पढ़ लिया अम्ल के बारे में। अब हम ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट 2 में हम बात करेंगे क्षार के बारे में। ये हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, अम्ल में हमने क्या क्या पढ़ा, ये आप देख लेना कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है दोस्तों, हमने से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में क्षार के बारे में पढ़ेंगे, क्षार के बाद में हम लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।